जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। अच्छे से अपनी तैयारी बहुत मन लगा के आप कर रहे होंगे। अपनी मम्मी और पापा, अपने समाज को, अपने नाम को रोशन करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को आज के इस लेटेस्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आपका अपना यूट्यूब परिवार RS एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत, आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आइए प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। आज शुरू करेंगे हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 हम लोग का केमिस्ट्री में आता है। तो केमिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर अब कौन कौन सी बच्चे तैयारी कर सकते हैं? जो भी विद्यार्थी 2025 में, कितने में, 2025 में तैयारी कर रहे हैं ना, 2025 में जो आप एग्जाम देंगे कब? 26 में। तो जिनका 25 और 26 का सेशन है, नहीं 10th क्लास के विद्यार्थियों को, वो सभी विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी बोर्ड के छात्र हैं, तो कोई भी बोर्ड के छात्र हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड का भी हो, MP बोर्ड का भी हो, राजस्थान का भी हो, बिहार का भी हो, या आप झारखंड का हैं, नहीं किसी भी बोर्ड के हैं, तो आप अपनी 10th की तैयारी बहुत बेहतर तरीका से कर सकते हैं। नहीं, जिसमें आज मैं आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर, नहीं साइंस में 3 बुक होती है, 3 आपका ब्रांच है केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ना हम लोग का एक है आपका केमिस्ट्री, एक आपका बायोलॉजी और एक आपका है फिजिक्स। तो साइंस के 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच को हम लोग को 10th में एक ही बुक में पढ़ना होता है। नहीं, तो जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग का केमिस्ट्री का है, और एक केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है रस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर को आज हम लोग बहुत सिंपल तरीका से अपनी लैंग्वेज में, आसान भाषा हम लोग समझेंगे आज, और शुरू करेंगे। कुछ टॉपिक हम लोग आज देखेंगे, नहीं जितना देख पाए हम लोग एक इस क्लास में, नहीं तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप शुरू करते हैं सबसे पहले कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 10th की कौन सी है? केमिस्ट्री। अब सबसे बात आती है सर केमिस्ट्री होता क्या, केमिस्ट्री कहते किसको है? नहीं, तो सबसे पहले आपको पता होगा साइंस के बारे में, विज्ञान कहते किसमें? तो विज्ञान एक विषय है जो हमें किसी भी वस्तु के विशिष्ट यानी क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जैसे आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। नहीं, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, फिजिक्स आपका भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी आपका जीव विज्ञान। तो ये सभी विज्ञान को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, चैप्टर वाइज जो आएगा उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। तो आज हम लोग का है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट करते तो पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री विद्यार्थियों आपका क्या है? ब्रांच है आपका साइंस का ना, केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं साथियों? रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहा जाता है, या रसायन शास्त्र कह सकते हैं। नहीं, अब रसायन विज्ञान का डेफिनेशन, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? तो आपको पता होगा कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आप जो पदार्थ जानते हैं, 9th क्लास पढ़े होंगे पदार्थ, नहीं कि किसी भी वस्तु या वे सभी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरता, उसे क्या बोला जाता है? पदार्थ। अब पदार्थ के भी अलग अलग आपके क्या होते हैं? गुण। तो पदार्थ के संघटन, नहीं संघटन का भी अध्ययन किया जाता है, पहला नंबर। दूसर का केमिस्ट्री किसको बोलेंगे सर? तो पदार्थ के भौतिक, कौन सी प्यारे साथियों? भौतिक व रासायनिक गुण। भौतिक व क्या? रासायनिक गुण। अब भौतिक और रासायनिक गुण में क्या अंतर होता है? तो आपको पता, भौतिक का मतलब आप पदार्थ की अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, पदार्थ की गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, नहीं ये सारी चीजों के अगर अध्ययन करें तो पदार्थ का भौतिक गुणधर्म होता है। रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा सर? जैसे आप यौगिक के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे,
कोई भी यौगिक है कैसे बनता है, कौन कौन तत्वों से मिलकर कौन सा यौगिक बनता है, उसकी संरचना कैसा होता है, उसका सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, रसायन विज्ञान में तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत ना, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है साथियों, केमिस्ट्री के अंतर्गत। और यही रासायनिक अभिक्रिया हम लोग का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर को भी हम लोग अध्ययन करेंगे इस क्लास में, समझ गए नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पदार्थ के संगठन का अध्ययन किया जाता है, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म का, रासायनिक अभिक्रिया का, ये सारी चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है ना, केमिस्ट्री कहलाता है, समझ गए ना। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा यानी ब्रांच ना, वह शाखा जिसके अंतर्गत किसको अध्ययन करेंगे साथियों हम लोग, पदार्थ के संघटन, पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण ना, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म तथा रासायनिक अभिक्रिया, का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे साथियों हम लोग, उसे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन आपको, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के हम लोग संगठन का अध्ययन करेंगे, पदार्थ के भौतिक गुण का, रासायनिक गुण का, रासायनिक अभिक्रिया, ये सारी चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है ना। तो इस तरह से हम लोग अपना डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन, ये हम लोग का डेफिनेशन हो जाता है ना। ये यहाँ पर आप डेफिनेशन इसका यहाँ से इसे इस तरह से हम लोग अंडर सेव कर देंगे नहीं, ये चीज आपका, ये डेफिनेशन हो जाता है आपका किसका, ये रसायन विज्ञान का। क्लियर है ना, इस तरह से हम लोग रसायन विज्ञान का डेफिनेशन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना, ये चीज। अब बात आता है कि सर रसायन विज्ञान, अब हम लोग अगर आप और आगे चलेंगे तो केमिस्ट्री का भी कई शाखाएं होती है ना, और उस शाखा का भी शाखा भी होता है। तो रसायन विज्ञान की अगर शाखा की बात कही जाए तो रसायन विज्ञान की 3 शाखा होता है साथियों। कितने शाखाएं होती है, 3 ना। केमिस्ट्री की 3 शाखाएं होती है, केमिस्ट्री ना, कौन कौन सी होती है सर, पहला होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है साथियों, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन। क्या बोलेंगे, भौतिक रसायन बोलते हैं ना, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, भौतिक रसायन। ऊपर लिख देते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। क्लियर है ना। इसके बाद आपका आता है दूसर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं ना, ऑर्गेनिक अलग अलग होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन। क्या बोलेंगे, कार्बनिक रसायन। क्या बोलेंगे,
कार्बनिक रसायन। और एक और पार्ट से आपका इसका एक और ब्रांच है, वो आपका कौन सा है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है अकार्बनिक रसायन। क्या बोलेंगे, अकार्बनिक रसायन। ये हम लोग का होता है केमिस्ट्री का ब्रांच। केमिस्ट्री का 3 भाग होता है, भौतिक और कार्बनिक और एक आपका क्या होता है अकार्बनिक। तरह से 3 शाखाएं होती है रसायन विज्ञान का ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग ये केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन संक्षेप परिचय देके अब हम लोग अपने चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अंतर्गत चलते हैं हम लोग 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। कौन है साथियों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले चैप्टर के परिचय देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि जो रसायन विज्ञान होता है साथियों, उसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का भी अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ना। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिस्ट्री आपका। अब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता क्या है सर, तो अगर आपको भाई कोई भी पदार्थ दिखे और उसके रासायनिक गुणधर्म में अगर परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कई बहुत सारे आप कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना। तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा मतलब वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना। तो ये इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। अब रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, सबसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे मान लें कि ये कोई 2 पदार्थ है, ये 2 ही क्या है पदार्थ है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये दोनों पदार्थ आपस में क्या करेंगे, संयोग। आपस में क्या करे, संयोग अर्थात क्रिया करेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करने के बाद ये दोनों से नए गुण वाले भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण होता है ना। भिन्न भिन्न गुण होगा आपका मतलब अलग अलग गुण वाले नया पदार्थ का निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो क्लियर हो गया डिफिनेशन इसका। नहीं आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन भी लिखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया सिंपल सा है कि कोई भी 2 पदार्थ अगर आपस में क्रिया किया और क्रिया करने के बाद उनसे भिन्न गुण वाले नए गुण वाले ना आपका नया पदार्थ का अगर निर्माण होता है, कोई दूसरा पदार्थ बनता है, तो उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो चैप्टर का मतलब समझ गए। अब आपका समीकरण का मतलब, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो इक्वेशन का मतलब होता है भाई कि यही रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है और जो इनसे बन रहा है नया पदार्थ, वो दोनों को उनका संकेत या सूत्र होता है। तो उनके संकेत या सूत्र के द्वारा जब आप प्रदर्शित कर देंगे यही रासायनिक अभिक्रिया को, तो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गया ना। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन। और ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक समीकरण का भी डिफिनेशन भी, और इसके बारे में जानेंगे क्या होता है कैसे होता है। तो संक्षिप्त में हमने आपको डिफिनेशन बता दिया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। समझ गया ना ये चीज। अब हम लोग यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है, एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो आप कि वहां पर बताया जाएगा कि हमारे आसपास होने वाले कुछ रासायनिक परिवर्तन। आपके आसपास में भी कई सारे परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब फिजिकल चेंज, या रासायनिक परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। अब भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ के नहीं वे परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म परिवर्तित होता है, भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक परिवर्तन। जैसे पेन है, इसको तोड़ देंगे तो तोड़ने का मतलब कि आपका बदल गया, इसमें परिवर्तन हुआ ना। यानी कि कैसा परिवर्तन, ये आपका इसका आकार बदला है केवल, बाकी कुछ नहीं बदला है, इसका आकार बदल गया, अर्थात भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा, मतलब भौतिक परिवर्तन हो गया। सुना रहा ना इस तरह से। आपका और बहुत सारा आपका घी को पिघलाना, घी को पिघल गया, फिर से घी आपका क्या हो सकता है, और टेम्परेचर डाउन में रखेंगे तो जम जाएगा, अर्थात तो आपका कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। जल से बर्फ बनाना, फिर बर्फ से जल बनाना, ये सब आपका कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन।
समझ में आ गया ना। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब जैसे लोहा देखे हो तो लोहे में जंग लग जाता है। लोहे को अगर खुले नमी में अगर छोड़ देने पर वो ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहा में जंग लग जाता है, अर्थात लोहा संचारित हो जाता है। तो ये आपका इसके में क्या होगा कि इसके पहले था लोहा आयरन, अब ये आयरन ऑक्साइड अर्थात लोहा में जंग लग गया, यानी उसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणधर्म बदल गया, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। तो आइए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है हमारे आसपास होने वाले कुछ रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको कह रहा है यहाँ पर कि गर्मियों के दिन में, कौन सी दिन में, गर्मियों के दिन में, अगर गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को क्या कर देते हैं हम लोग, खुला छोड़ देते, बिना ढक के छोड़ देते हैं, तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, अर्थात दूध से दही बन जाता है। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि दूध था पहले, अब एक पची बन गया, दूध फट गया था तो दही बन गया। तो पहले दूध का अलग गुण था और दही का अलग। और इसके एक और चीज भी पहचानने का है कि अब दूध से दही बन गया तो अब कभी भी आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन को समझने का तरीका है कि अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाता है और वह पदार्थ पुनः फिर मूल अवस्था में अगर नहीं आता है तो समझिए वो आपका कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है ना ये चीजें। तो अब दूध से हम दही बना सकते हैं, परंतु दही से दूध कभी भी बना नहीं सकते हैं। बना सकते हैं क्या आप लोग, नहीं बना सकते है ना। दूध बन गया, दूध से दही बन गया तो अब दूध बनने वाला नहीं है। इसके बाद दूसरा आपका दिया हुआ है लोहा का तवा। तवा देखें जिस पर रोटी बनाया जाता है, तो तवा हो या तसला भी हो या कील हो, लोहा का कील, अगर उसे आर्द्र वायुमंडल में क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। अगर खुले छोड़ देंगे तो खुले छोड़ने पर तो इन सभी वस्तुओं में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। जंग लगने का मतलब कि जो लोहा था वो लोहा आर्द्र वायुमंडल के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद यह आपका क्या हो जाता है, इसमें जंग लग जाते हैं या आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि जंग लग गया। और जंग लगने का मतलब उसका रासायनिक सूत्र भी बदल जाता है, रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, नहीं तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो आपका लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो ये हम लोग आसपास देख सकते हैं। ये आपका ऐसा उदाहरण है कि आप अपने अगल बगल भी देखे हैं और देख भी रहे हैं ना, तो ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। इसलिए ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण हमने यहाँ पर आपके लिए लाया है। इसके बाद है आपका साथियों अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर का किण्वन का मतलब कि आपका अंगूर यानी उसके अंदर जो शर्करा है वो अल्कोहल में बदल जाता है। तो अंगूर का किण्वन होना भी आपका कौन सा परिवर्तन है, आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज है ना। तो ये सारी के सारे आपका रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। समझ गए ना ये चीज। तो हम लोग अब यहाँ पर ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि ये सब के जो मूल अवस्था थे उन सब में आपका मूल अवस्था में आपका जो गुण था वो सारे गुण आपका चेंज होने के बाद बदल जाता है। मतलब ये सभी परिस्थितियों में पदार्थों के मूल अवस्था से आपका कुछ ना कुछ क्या होते जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है। इसलिए बोल सकते रासायनिक परिवर्तन है ना। आइए हम लोग आगे और देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल उदाहरण आपका है, भोजन का पकाया जाता है। आप अगर भोजन को पका दिए तो आप भोजन जैसे था फिर वैसे ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो भोजन को पकाया जाना भी, भोजन को पकाना भी, भोजन को पचाना भी, ये सब के सब कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। वही चीज दिया हुआ है हमारा शरीर, जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी क्या करता है कि जो आपका भोजन होता है भोजन को क्या कर लेता है, पचा लेता है, नहीं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है। और पाचन तंत्र को भी हम लोग आगे बायो में पढ़ेंगे ना, पढ़ना है 10th क्लास में। तो हमारा शरीर भोजन को क्या कर लेता है, पचा लेता है। भोजन को पचाना भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। हम सांस लेते हैं, सांस लेना भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर आपका जो ग्लूकोज होता है भाई C6H12O6 और ये ऑक्सीजन की
उपस्थिति में क्या हो जाता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका किसमें टूटेगा, H2O जल प्लस में आपका किसमें टूट जाता है साथियों, उसमें ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में ना, किसके रूप में, एटीपी के रूप में निर्माण करता है ऊर्जा। तो ये आपका ये भी पहले ग्लूकोज टूट गया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या बन जाता है, ऊर्जा। समझ गए ना, ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ये भी एक परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदल रहा है ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें हैं। तो आप यहाँ पर देखें, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति, प्रारंभिक वस्तु मतलब शुरुआत में जो वस्तु की प्रकृति, जो नेचर, उसका पहचान कुछ न कुछ क्या हो जाती है, बदल जाती है, कुछ न कुछ पहचान क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें। तो ये था हम लोग का बेसिक आपका उदाहरण, किसके लिए, रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए। समझ गए ना, रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपका है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, तो उसे पहचानने का क्या संकेत है, उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का जो संकेत होता है, पदार्थ की अवस्था भी बदल सकती है, पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, उसका आपका तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारी चीजों में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है ना। जैसे आपका अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, सबका उदाहरण समझेंगे हम लोग ना, देखेंगे आगे चल करके। तो अब बच्चे आपका क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग भी बदल जाता है, गैस का निष्कासन मतलब गैस भी निकलता है, तापमान में परिवर्तन। अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है तो समझ जाना कि वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं ये चीज। चलिए, तो ये सारी आपका संकेत है किसका होने का, रासायनिक अभिक्रिया होने का। अगर ये सारी संकेत हो रही तो समझ आना कि आपका कौन सा अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, ये चीजें हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अब साथियों हम लोग आगे चलेंगे। अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा टॉपिक, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे स्लाइड में देखेंगे, अगला टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। और ये सारी हमने आपको नोट बनाने के लिए भी बहुत अच्छी तरीका से आपका हर टॉपिक को पूरे एक्सप्लेन करते चलेंगे, और आप अपना नोट कॉपी आसानी से बना सकते हैं ना। ऐसे हम आपका हैंड रिटेन, मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स आपका है, वो नोट्स जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नोट्स का जो PDF है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ना, वो आप वहां से डाउनलोड कर करके आप लिख सकते हैं ना, PDF बना करके वहां पे, या आप चाहें तो पैनल PDF से भी क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, अपना नोट कॉपी बना सकते हैं अच्छे से ना, ये चीजें। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे अब है रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग को चैप्टर का डिफिनेशन देना है यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया है क्या सर ना, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझना, रासायनिक अभिक्रिया क्या। तो जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, कि जब भी कोई आपका पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ या कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया करके नए भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। आइए भाई लिखते हैं हम लोग, सर लिख के बताइए हम लोग को। तो लिखते हैं क्या साथियों हम लोग, तो लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया या अभिक्रिया लिख सकते हैं ना, किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले ना, मतलब इसका अलग गुण हो जाएगा, भिन्न गुण वाले भिन्न गुण वाले, अब यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ बन सकता है ना,
भिन्न गुण वाले एक एक भी बन सकता है या एक से ज्यादा, एक या एक से अधिक अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है ना? कि जब भी कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से, किसी अन्य पदार्थ से क्या करता है? अभिक्रिया करता। अभिक्रिया करने के बाद भिन्न गुण वाले एक बनेगा पदार्थ, या एक से ज्यादा भी बन सकता है, नहीं 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, तो नए गुण वाले पदार्थ बनता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं भाई। आप क्या एग्जाम्पल देंगे? एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा हम लोग का सर कि जो आपका कोई 2 पदार्थ, जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, मैग्नीशियम का नाम आपने सुना होगा। मैग्नीशियम को क्रिया करा किसके साथ? O2 के साथ। यहाँ पर क्या बन गया आपका? MgO। इसे संतुलित कर देंगे। नहीं, अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2 पदार्थ मिले, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में क्या करता है? संयोग करता है ना, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद आपका क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसी प्रकार भाई आप क्या ले सकते हैं? मान लो कि आपका H2+O2, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? H2O। इसे भी संतुलित कर देंगे। तो अब यहाँ पर भी 2 मिला और क्या गो बना? 1 बना। 2 मिला और क्या गो बना? आपका 1 बना। इसी तरह से आपका 2 अभिक्रिया करेगा तो 2 बनेगा भी, 3 भी बन सकता है। अलग अलग तरह का रिएक्शन होगा आपका। और एग्जाम्पल बताइए सर। जैसे मान लो भाई आपका है NaCl। कौन साथियों? NaCl। सोडियम क्लोराइड को जब आप AgNO3 के साथ क्रिया कराएंगे, जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन विलयन को में आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से आपका बनेगा भाई NaNO3, सोडियम नाइट्रेट प्लस आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी 2 पदार्थ आपका, एक है सोडियम क्लोराइड का विलयन और एक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। ये दोनों का विलयन आपस में अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके आपका 2 पदार्थ बनेंगे। एक आपका बनेगा सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट है साथियों, ये विलयन में घुल जाता है, लेकिन आपका सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, ये आपका क्या होता है? विलयन में अवक्षेप के रूप में आपका बंद हो जाता, अवक्षेप के रूप में आपका क्या हो जाता है? नीचे विलयन से अलग होकर के बैठ जाता है, अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है आपका विलयन से ना, विलयन से पृथक हो जाते हैं। सब पढ़ेंगे हम लोग जब अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चे आप बता सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन। क्लियर है ना? तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। सारे उदाहरण हो गए। अब इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी अभिक्रिया कैसे क्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया का अलग अलग प्रकार भी पढ़ना है यहाँ पर हम लोग को ना, तो ये सब देखने का प्रयास करेंगे साथियों हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, और रासायनिक अभिक्रिया में जो बच्चे होता है, नहीं जो पदार्थ बनते हैं, इन्हें हम आपका कुछ भौतिक विधियों के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते, इसमें परिवर्तित नहीं कर सकते, जो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों के द्वारा, जो फिजिकल मेथड होता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को आप किसी भी भौतिक विधियों से परिवर्तित नहीं कर सकते, इसे बदल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं चीज। जैसे कौन सी विधि थे सर? तो आपका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के द्वारा भी नहीं कर सकते, ऊर्ध्वपातन के द्वारा भी नहीं कर सकते, या
अपकेंद्रीयकरण के द्वारा। अब ये तीनों विधि का मतलब क्या? वाष्पीकरण का मतलब होता है भाई कि जब भी कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? वाष्पीकरण। और ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है भाई कि जब भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को जलना, कपूर को आप जलाएंगे तो वह सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो द्रव में नहीं आता है ना। इसके बाद है अपकेंद्रीकरण। नहीं, इसके द्वारा क्या होता? वाष्पीकरण के द्वारा आप जल और नमक से जल और नमक के मिश्रण को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन, ये 9th क्लास में पढ़ना था। ऊर्ध्वपातन का मतलब आपका नमक और कपूर को मिला दिया और उसको अलग करना है तो ऊर्ध्वपातन का उपयोग कर सकते हैं ना, इस विधि का उपयोग कर सकते हैं ऊर्ध्वपाती ठोस को पृथक करने के लिए। अपकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है भाई कि आप आपके घर में होता होगा, दही का नाम सुने हैं ना, तो आपका दही से क्या करना? मक्खन को निकालने के लिए, मक्खन अर्थात जो घी होता है उसको निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों विधि में से किसी भी विधि के द्वारा आप रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित नहीं कर सकते, तो इसे भी ध्यान रखना है भाई। समझ आ रही है ना? तो अब इस तरह से अपनी एक चीज भी याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसे हम भौतिक विधियों के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं आपका दिया हुआ है। क्लियर है ना? चलिए आगे। तो अब हम लोग का आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई वो है अभिकारक उत्पाद। नहीं, इसका मतलब क्या होता है? तो जैसा कि भाई हमने आपको बताया, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हमने लिखा, तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन यहाँ पर भी है दो तरह, एक तीर के इस साइड है और एक तीर के उस साइड है। एक पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है और एक पदार्थ क्या हो रहा है? आपका बन रहा है नया पदार्थ। तो इधर वाला जो भाग लेता है भाई इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन करने वाले यानी अभिक्रिया करने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, अर्थात अभिकारक कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं साथियों। रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो रिएक्टेंट के फलस्वरूप अर्थात अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, अभिकारक के द्वारा जो बनता है आपका, उसको बोला जाता है साथियों उत्पाद। क्या बोलेंगे भाई? उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये दोनों का डिफाइन करना हम लोग को ना, तो सिंपल है डिफाइन करने का कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अर्थात आपका रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है आपस में, तो उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद का मतलब जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद कहा जाता है भाई। नहीं, तो यहाँ अभिक्रिया कर रहा है तो भी अभिकारक, और कभी कभी होता है अभिकारक टूटते भी हैं, अब नहीं अपघटित होते हैं और टूट करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो जो टूट रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक। और टूटने से जो नया बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद कहते हैं। क्लियर है ना? तो आइए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग किसका? अभिकारक, उत्पाद और किसका? अभिकारक का। उत्पाद और अभिकारक। तो अब उत्पाद किसको बोलेंगे सर हम लोग? तो आसान है सर, अभी हमने समझ लिया क्या कि जब नहीं कोई पदार्थ क्या करता है? अभिक्रिया में भाग लेता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, कौन? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। उसे क्या कहेंगे हम लोग? अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर है ना? ये चीजें अब इसी की जैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसका? उत्पाद का, प्रतिफल का ना। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग बोलेंगे क्या भाई? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। याद रहेगा ना? ये चीज ध्यान रखेंगे। अब उत्पाद किसको बोलेंगे? तो अभिकारक से जो बनेगा नया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्पाद या प्रतिफल। यहाँ लिखेंगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, बनते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे उत्पाद, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, कहते हैं। क्लियर है ना ये चीज? तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे समझ सकते, एग्जाम्पल से क्या, कोई भी हम लोग यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के लेते हैं, जैसे भाई आप मान लो कि आपका है H2+N2, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अभिक्रिया करता आपस में, बनता है NH3 अमोनिया। इसे संतुलित कर देंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर बना क्या कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, आपस में अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और इनसे बन रहा है क्या? NH3। तो जो बचे इधर वाला, मतलब भाग ले रहा है ना ये, यानी तीर के इस साइड जो आपका जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोला जाएगा? अभिकारक कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है साथियों ना। और जो बन गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो क्लियर है ना? बता सकते हैं ना आप लोग किसको अभिकारक बोलते हैं और किसको उत्पाद कहते हैं ना। इस तरह से हम लोग जवाब देते। बहुत सिंपल तरीका, बहुत आसान है आपका। अगर आप समझ जाएंगे तो इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझने के प्रयास करेंगे ध्यान से। अभी समझ गए ना ये चीजें? तो अब यहाँ पर साथियों हम लोग क्या, और एग्जाम्पल हमने आपको दे रखा है, दे रहे हैं ना, इससे आप बताएंगे पहचान करके कि कौन सा आपका उत्पादक कौन अभिकारक है। तो यहाँ एक और रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे आप मान लो Zn+CuSO4, भाई आपका जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अगर क्रिया कराया जाएगा तो इसे बनता है ZnSO4 प्लस आपका कॉपर। तो यहाँ पर कौन अभिकारक और कौन उत्पाद होगा बताएंगे आप लोग सभी बच्चे ना, कौन होगा? तो यहाँ पर भी सर तीर के इस साइड में होगा, हम लोग तो बता ही देंगे। हाँ बहुत अच्छे भाई, आपका इधर वाला को बोलेंगे अभिकारक। बहुत अच्छे, क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद कहते हैं। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीका से अभिकारक और उत्पाद का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, और पहचानने का तरीका भी आपको पता हो गया होगा कि सर हम लोग कैसे पहचान सकते हैं अभिकारक और उत्पाद का, कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। क्लियर है ना? चलिए, तो सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए अभिकारक और उत्पाद, समझ में आ गया ना ये चीजें। अब हम लोग का आगे साथियों क्या, अगला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब क्या आएगा ना। आगे हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक को भी हम लोग समझेंगे, जिस प्रकार से इस टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं देखने का प्रयास करेंगे भाई हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य विशेषताएं क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषताएं का मतलब हुआ कि आपका यहाँ पर गैस की भी उत्पत्ति होता है, जिससे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत पता चलता है। आपका रंग में भी परिवर्तन होता है, आपका तापमान में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है भाई, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो अब गैस की उत्पत्ति हो रही है ना, गैस की उत्पत्ति, अब इसका मतलब क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होते हैं नहीं जिसके फलस्वरूप किसका उत्पत्ति होता है? गैस का, नहीं गैस का निष्कासन होता है, गैस निकलता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक, क्या लिखेंगे भाई? कुछ रासायनिक, कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप ना गैस की उत्पत्ति होती है। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होता है? गैस का, गैस निकलता है ना। तो कैसे होगा सर, इसका एग्जाम्पल बताइए। जैसे में आप किसी भी धातु को अम्ल से क्रिया कराएंगे तो उस स्थिति में गैस बनता है जिसको बोलता है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं सर हम लोग। क्या एग्जाम्पल आ जाएगा भाई? अगर आप Zn यानी कि जिंक को आप अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब यहाँ पर क्रिया कराने से जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और यहाँ बना लेता है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है भाई? निकल जाता है ना। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना। तो ये हम लोग का उदाहरण है किसका? गैस की उत्पत्ति का। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें गैसों का क्या होता है? उत्पत्ति, गैस निकलता है ना। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहला विशेषता क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? गैसों की उत्पत्ति होती है, गैसों का निष्कासन होता है, गैस निकलता है। समझ गए ना ये चीज। चलिए, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आपका विशेषता, नेक्स्ट गुण आपका क्या आता है कि अक्षेप का बनना। अब अक्षेप का बनने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं अक्षेप है क्या सर ना। अक्षेप का मतलब, अक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ है साथियों ना। तो अक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो विलयन में से, अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से क्या होता है? पृथक हो जाता था, विलयन से अलग हो जाता है ना। ये चीजें, तो ये आपका अक्षेप का बनना, तो अक्षेप का भी निर्माण होता है, अक्षेप का भी अक्षेप बनता है ना। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि अक्षेप, क्या लिखेंगे भाई? अक्षेप एक ठोस पदार्थ, अक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो अभिक्रिया ना, कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, क्या? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना, फलस्वरूप किसका? रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप विलयन से क्या हो जाता है? पृथक, विलयन से पृथक हो जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे अक्षेप कहते हैं भाई। उसे क्या कहते हैं? अक्षेप कहा जाता है, उसे अक्षेप कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? अक्षेप। क्लियर है ना ये चीजें। तो जब भी आपका क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अक्षेप का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अक्षेप का। तो अक्षेप का निर्माण होता है, मतलब कि आपका अक्षेप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से क्या होता है? पृथक अर्थात अलग हो जाता है, तो उसी को अक्षेप कहते हैं हम लोग ना। और इस अभिक्रिया को अक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? अक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है ना ये चीजें। जैसे सर एग्जाम्पल बताइए सर एक आठ। तो एग्जाम्पल देखेंगे भाई आप, अभी जो हमने आपको दिया था एग्जाम्पल ना पीछे कि NaCl सोडियम क्लोराइड के विलयन को ना क्या करेंगे हम लोग? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है भाई? आपका सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट, जो विलयन में घुल जाएगा और अक्षेप के रूप में आपका बन जाता है भाई AgCl। क्या बनेगा? AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड, जो अक्षेप के रूप में विलयन से क्या हो जाता है?
पृथक हो जाता है ना, क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो क्लियर है ना। और तो हम लोग अब इससे हम लोग को क्या सीख मिला कि रासायनिक अभिक्रिया का फल सच में किसका निर्माण होता है भाई, अवक्षेप का, या अर्थात अवक्षेप बनता है। सुना रहा ना। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की एक और विशेषता क्या है, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बनता है ना रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये भी एक संकेत है पहचानने का, ये भी एक विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया, या आप रासायनिक अभिक्रिया के गुण भी कह सकते हैं। समझ में आ गया ना ये चीजें। तो अब भाई हम लोग का आगे आपका क्या है, तो इस तरह से दूसरा विशेष हम लोग तीसरा समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्या है, अब तीसरा में क्या है, रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, रंग में। अब रंग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है समझते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। अब कैसे होता है उसको भी समझते हैं हम लोग ना। यहाँ क्या लिख लेते हैं, इसके बाद उदाहरण से समझेंगे हम लोग। तो क्या होगा भाई कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक क्या भाई, कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या भाई, फलस्वरूप पदार्थ के रंग में, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। कैसे पता चलेगा सर, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको कहने क्लियर होगा। आपको हर टॉपिक को मैं एकदम सरल तरीका से एक्सप्लेन करते जाऊंगा, और आप बहुत अच्छे, अगर थोड़ा सा भी आप अगर फोकस करेंगे, ऐसे आपको पूरे 100% फोकस करना है जब क्लास चलती है, जब आपको टॉपिक समझाया जाता है, क्योंकि आपको मेहनत करना है साथियों। मेहनत से ही लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे ही आप चले जाएंगे झूठ मूठ के, आप बोर्ड का एग्जाम तो पास हो जाएंगे परंतु कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको मेहनत करना है, मेहनत से, आपकी मेहनत से ही लोग आपको पहचानते हैं। आपके चेहरा से, आपको पहनावे से लोग नहीं पहचानेंगे, वो थोड़ी देर तक आपकी पहचान होती है, लेकिन आपकी मेहनत से जो पहचान बनती है वो आपका आजीवन रहता है, आजीवन बना रहता है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वो आपका पहचान बना रहता है ना। जैसे आप ले लीजिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, नहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सारे आपका महान पुरुष हैं। इनका यहाँ पे आपका जीवन तो नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, परंतु उनका नाम है। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक सूर्य रहेगा, तब तक उनका नाम है। नहीं हम लोग पढ़े, हम लोग से पीछे जो पीढ़ी आई थी वो भी पढ़ा, हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी है वो सभी लोग पढ़ेंगे। इसलिए साथियों आपको मेहनत करने का समय, अभी आपको मेहनत करना है, ताकि आपको जाने के बाद आपका कम से कम नाम यहाँ पर बरकरार रहे। समझ गए ना ये चीजें। तो चलिए आप सब बहुत समझदार हैं, समझ रहे होंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे आप ले लेंगे भाई क्या, जैसे हम ले लेंगे सर कॉपर कार्बोनेट, क्या ले लेंगे भाई, कॉपर कार्बोनेट। एग्जाम्पल, कॉपर कार्बोनेट को क्या किया जाता है, उष्मा दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई, उष्मा। तो अब कॉपर कार्बोनेट होता है कौन सी रंग का, हरा रंग का। कौन सी रंग का होता है भाई, हरा रंग का। और इसको जब उष्मा देंगे तो टूट जाता है किसमें, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब पहले कॉपर कार्बोनेट हरा रंग का था, लेकिन जब कॉपर का ऑक्साइड में टूटा तो ये आपका काला रंग का हो जाता है। कौन सी रंग का हो जाता है, काला रंग का हो जाता है ना। कौन सी रंग का हो गया, काला रंग का। तो अब साथियों आप देख के बता सकते जो हमने ऊपर लिखा वो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट हरा रंग का था, लेकिन जैसी ही वो अभिक्रिया पूर्ण होती है, उष्मा देने पर वो टूटता है, तो कौन सी रंग का बन जाता है, एक नया पदार्थ आपका कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कौन सी रंग का होता है भाई, आपका कॉपर ऑक्साइड ना, हरा काला रंग का हो जाता है। कौन सी रंग का हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। क्लियर है ना, ये चीज इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। और एक आध एग्जांपल बताइए सर, जैसे आप ले लेंगे जिंक कार्बोनेट, जिंक
कार्बोनेट, ये आपका होता है सफेद रंग का। कौन सी रंग का होता है भाई? सफेद रंग का। अब इसे भी हम लोग क्या करते हैं? उष्मा देते हैं। क्या देते हैं? उष्मा। तो उष्मा देने पर आपका जिंक कार्बोनेट टूटता है किसमें? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड कौन सी रंग का हो जाता है? तो जिंक ऑक्साइड आपका हो जाएगा भाई पीला रंग का। कौन सी रंग का हो गया? पीला रंग का। पीले रंग से लिख देते हैं। कौन सी रंग का हो गया आपका? पीला रंग का ना। कौन सी रंग का हो जाता है? पीला रंग का। तो अब बताएंगे क्या भाई रंग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। पहले था विकारक का रंग कुछ और जब उत्पाद बना तो उसका रंग हो जा रहा है कुछ और। यानी कि रंग में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन। यही हम लोग को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। समझ गया ना? ये चीज समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के जो आपका फलस्वरूप होता है कुछ पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है, जैसे कॉपर कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट हमने आपको यहाँ पर समझाया। क्लियर हो गया ना ये चीज? तो अब आगे हम लोग का टॉपिक क्या है साथियों? आप ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का मतलब होता है कि आप पीछे जो लिखे उसी को आप रिपीट कर सकते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों की तापमान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें पदार्थों के तापमान में परिवर्तन होता है और इस कंडीशन में होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब उष्मा निकलेगी, उष्मा क्या होगी? निकलेगी, अर्थात तापमान बढ़ेगा और उष्मा अवशोषित भी किया जाता है ना, तो रिएक्शन आपका पूर्ण होता है। तो इसलिए यहाँ पर तापमान में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया दो तरह का होता है, एक उष्मा क्षेपी और एक होता है उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सोथर्मिक। और उष्मा शोषी का मतलब एंडोथर्मिक कहा जाता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। तो तापमान में परिवर्तन का मतलब हुआ क्या भाई? कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें पदार्थों के ताप में परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई? ताप में परिवर्तन होता है ना, ये चीजें। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है? तापमान में परिवर्तन के आधार पर दो अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग एक पहला को क्या बोलते हैं भाई? आपका उष्मा क्षेपी। क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी। अब उष्मा क्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी लिख देंगे, अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और एक और होता है उष्मा शोषी जिसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। अब भाई आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी से डिफिनेशन याद रखेंगे। उष्मा क्षेपी उष्मा का मतलब जान रहे हैं आप लोग? उष्मा नहीं, हीट। और क्षेपी का मतलब उष्मा जब निकलेगा, अभिक्रिया के दौरान जब उष्मा क्या होगी? निकलेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्मा क्षेपी। तो ये डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग क्या कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ना, जिसके फलस्वरूप लिख सकते हैं ना,
वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिंपल है कि जब ऊष्मा का अगर अवशोषण होगा तो ऊष्मा का अवशोषण होने का मतलब ऊष्मा का अगर उत्पन्न होगा, ऊष्मा निकलेगा, तो समझ जाना है आपका कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। और अगर ऊष्मा लिया जाएगा अभिक्रिया के दौरान तब उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी कहा जाता है। तो हम लोग आइए उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। क्या हो जाएगा उदाहरण? तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड का नाम सुना होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता है साथियों बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है ना। और इसे अगर जल में मिलाएंगे H2O यानी चूना को जब पानी में डालेंगे तब आपका क्या होगा? यहाँ से भाई एक नया पदार्थ बनेगा और साथ में ऊष्मा भी निकलेगा ना। तो कौन सा बनेगा सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नहीं, और क्या बनेगा सर? तो ऊष्मा बनेगा। क्या बनेगा आपका? ऊष्मा। और ये जो आपका है साथियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना कहा जाता है ना। बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्लियर है? और यही बचे एक बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल के खैनी भी आप में भी लोग खाते हैं ना ये चीजें। तो और यही कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल करके जब इसे कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन विलयन बनाया जाता है और यही कैल्शियम ऑक्साइड का दीवार पर क्या किया जाता है? पोताई किया जाता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऊष्मा निकल रहा है। ऊष्मा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ऊष्मा निकल रहा है साथियों। इसलिए कह सकते यह एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर है ना ये चीज? तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऊष्माक्षेपी का। अब भाई आपका आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं ना। इसके बाद आता हम लोग का क्या? ऊष्मा शोषी किसको बोलेंगे सर हम लोग? तो आइए ऊष्मा शोषी को के बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं ना। चलिए, और आप भी समझेंगे ध्यान से। अब भाई हम लोग का क्या हो जाएगा कि जो ऊष्मा शोषी है ना, दूसरा का नंबर कौन हम लोग पढ़ेंगे? पेन चेंज कर लेते हैं। आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ना किसको बोलेंगे हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसका डिफाइन क्या होगा सर? यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। यहाँ ऊष्मा क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, लेकिन यहाँ पर अवशोषित किया जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ना, अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित किया जाता है।
है। समझ गया ना। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या किया जाता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। इसको आप ध्यान से समझ लेंगे नहीं कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है साथियों। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप ना, क्या ले सकते हैं सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप अगर क्रिया कराते हैं किसके साथ, बेरियम सल्फेट ना, बेरियम सल्फेट, और यहां से क्या बनेगा भाई आपका ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप बेरियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे। और ये कब होगा भाई, जब इसे क्या करेंगे हम लोग, सॉरी बेरियम सल्फेट नहीं, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, सल्फेट नहीं, बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो ये आपका रिएक्शन कब होगा, जब इसे उष्मा दिया जाएगा तब। और उष्मा देने पर आपका क्या होगा, यहां से बनेगा NH4Cl और प्लस में बनेगा BaOH के होल 2 बेरियम हाइड्रोक्साइड ना। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ना। तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी कितना से 2 से संतुलित हो गया। तो ये बच्चे आपका होता है कौन सा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आ गया ना। ये चीजें हैं कि जब भी आप ऊष्मा अगर देते हैं अभिक्रिया के दौरान तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी, और जब ऊष्मा निकलेगा अभिक्रिया का फलस्वरूप तो उसको क्या बोला जाता है, ऊष्मा क्षेपी कहा जाता है ना। ये चीज ध्यान से समझेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इसको यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये हो गया अलग इसका, ऊष्मा शोषी का ना, और ये हो गया ऊष्मा क्षेपी का। क्लियर है। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हम लोग। अब आ गया अवस्था में परिवर्तन। ये भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, विशेषता है ना। अवस्था में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन क्या हो जाएगा आपका, स्टेट, चेंज इन स्टेट ना। अब चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन क्या होगा, कैसे, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन। जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने पर मोम का कुछ भाग क्या हो जाता है, द्रवित होकर मतलब पिघल जाता है, नीचे गिरता है, और कुछ भाग उस वाष्प बनकर वाष्प में कुछ हो जाता है, परिवर्तित होकर जलता है। तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या होता है, मोमबत्ती को जलाने पर मोम का पिघलना यानी द्रवित अवस्था में होना, यहाँ पर हो रहा है साथियों भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन ना। लेकिन आपका अगर बात कहा जाए कि ये अतिवाष्प में परिवर्तित होकर के जलता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक। कौन सा, रासायनिक। तो आपसे पूछा जाए ना, रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है ना। अगर आपसे पूछा जाए बबुआ कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी, दोनों परिवर्तन है ना। तो इससे आप ध्यान से समझे रहेंगे ना। तो क्योंकि मोमबत्ती पिघलेगा और पिघला हुआ मोमबत्ती को पुनः फिर आपका मोम बनाया जा सकता है, परंतु जो भाग जल गया उसको पुनः वापस लाया नहीं जा सकता है। इसलिए मोमबत्ती का जलना जो आपका जलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे जला हुआ भाग यानी रासायनिक परिवर्तन, और जो द्रव में परिवर्तित होगा यानी पिघलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भौतिक परिवर्तन। क्लियर है, समझ आ गया ना। तो ये था हम लोग का साथ में आपका क्या, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम लोगों ने देखा नहीं। ये चीज ध्यान से
यहाँ पर हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी देखे, रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन भी ना, ये चीजें। तो ये सारी चीजें हमने समझाया आपको। रासायनिक अभिक्रिया में आपका एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है, उत्पाद। ये सबको भी हम लोग समझे नहीं। अब हम लोग का आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक जो होगा साथियों, हम लोग वो अगले क्लास में शुरू करेंगे नहीं। और आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझे, उसकी विशेषताएं देखे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है साथियों, वो आपका है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, जो हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। टाइम हो गया है, तो अब यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को बताया गया क्या है रासायनिक अभिक्रिया, विशेषता तक हमने बताया। अब आप इसे देखे होंगे, आप अगर पढ़े शुरू से लेकर के अंत तक, आप अपनी जो समझ आई आपको, जो आपका कितने किस तरह से आपको समझ में आया, कहाँ दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी सोच को, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में रखेंगे, ताकि हमें भी पता चलेगा कि विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं ना। अगर आप बोलेंगे कि नहीं सब अच्छा है, या आप बुरा खराब भी बोल सकते हैं, सर हमें ये टॉपिक अच्छा से नहीं समझ में आया, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ना। क्योंकि हम लोग चाहते हैं विद्यार्थियों को जितना बेहतर दिया जा सके, जितना अच्छा से अच्छा दिया सके, किसी भी टॉपिक को जितना हो सके वो आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए विद्यार्थियों को। समझ गए ना ये चीजें। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे आप सभी विद्यार्थी के साथ यही ऊर्जा और यही जुनून के साथ, और आप सब भी अपना जुनून बरकरार रखिए और शुरू कर दीजिए अपने 10th की एग्जाम का प्रिपरेशन, जो आप 2026 में देंगे। इसके लिए आप कमर कस लीजिए और पूरे बेहतर तरीके से आपको तैयारी करना है, और एग्जाम में जाने के बाद आपको कलम तोड़कर लिखना है। समझ गया ना, ये चीजें खुद से लिखने का प्रयास करना है। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, और आप सभी विद्यार्थियों को इतने देर तक बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप सभी विद्यार्थी इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।